तो अब न्यू सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स है वो है फर्स्ट ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स। सेकंड ओलंपिक सिंबल, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म। थर्ड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड फोर्थ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जिसका नाम है ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर ओलंपिक्स। तो थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ होता क्या है। तो फर्स्टली ओलंपिक्स जो है वो एक इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट है जो कि फीचर होता है दो गेम्स के अंदर, समर गेम्स के अंदर या समर स्पोर्ट्स के अंदर और विंटर स्पोर्ट्स के अंदर। सेकंड, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ एथलीट्स 200 से ज़्यादा नेशन से आते हैं और आपस में compete करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में, डिफरेंट इवेंट्स में। नंबर थर्ड, ये जो गेम्स है ये हर 4 साल पे होता है, जिसमें से हर दूसरे साल पे जो इवेंट्स होते हैं, एक होता है समर ओलंपिक्स, एक होता है विंटर ओलंपिक्स। तो 4 साल के पीरियड में हर दूसरे साल पे कोई ना कोई इवेंट होगा। जो पहला होता है वो समर ओलंपिक, जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं विंटर ओलंपिक्स। अब थोड़ा सा इतिहास के बारे में जान ले कि मॉडर्न ओलंपिक्स का क्या इतिहास है। तो वही मॉडर्न ओलंपिक्स जो था वो फर्स्ट टाइम जो खेला गया वो खेला गया 1896 में, जिसको होस्ट किया था ग्रीस ने। जिस गेम के अंदर 14 नेशंस आए थे और मोर देन 241 एथलीट्स खेले थे। और ख़ास बात ये थी कि वो 241 के 241 मेल्स थे, उसके अंदर कोई फीमेल पार्टिसिपेशन नहीं था। और उस ओलंपिक्स में केवल 9 स्पोर्ट्स थे और जिनके टोटल 43 इवेंट्स करवाए गए। तो एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक स्टोरी इसके अंदर क्या है कि भाई उस टाइम जो स्पोर्ट्स होता था ना वो थोड़ा सा इंटेंस होता था। अगर जैसे मैं बोलूँ स्विमिंग करवानी है उन्हें, तो वो क्या करते थे, बीच समुंदर में जितनी दूरी तक करवानी है वहाँ ले जाके छोड़ देते थे। तो उनके लिए सर्वाइवल वाली सिचुएशन हो जाती थी कि अगर जिंदा बचे तब तुम किनारे पे पहुंचोगे तो तुम्हें मेडल वेडल मिल जाएगा, हो सकता है तुम मर भी जाओ। तो अब के मुकाबले और उस टाइम के मुकाबले बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ओलंपिक्स के अंदर जो कि आया। अब चलते हैं पैरालंपिक्स की तरफ। पैरालंपिक्स क्या है? पैरालंपिक्स भी सेम ओलंपिक्स की तरह ही है, वो एज इट इज पैरेलल चलता है ओलंपिक्स की तरह। इसके अंदर बस फर्क इतना है, यहाँ पे जो एथलीट्स होते हैं वो किसी ना किसी डिसेबिलिटीज के साथ खेल रहे होते हैं। अब यानी एक एथलीट जिसका पैर नहीं है वो रनिंग कर रहा है या आर्चरी कर रहे हैं लोग। तो इसके अंदर भी बहुत सारे गेम्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। यहाँ पे जो एथलीट्स होते हैं ना वो हाईली मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि पैरालंपिक्स में सोचो एक पर्सन जिसके पैर नहीं है और वो रनिंग कर रहा है, तो उसके लिए उसको कितनी डेडिकेशन चाहिए, उसका मोटिवेशन लेवल कितना हाई होना चाहिए। तो उनकी डेडिकेशन, उनका मोटिवेशन उनको पहुंचाता है यहाँ तक, पैरालंपिक्स तक। और मेरे हिसाब से तो उनसे ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड कोई हो ही नहीं सकता। तो ये जो गेम्स है पैरालंपिक्स, जो फर्स्ट टाइम जो हुए ये हुआ 1960 के अंदर, जो कि रोम में हुआ था। पैरालंपिक्स को जो चलाने वाली कमेटी है उसका नाम है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, जो कि सारे इश्यूज हैंडल करती है पैरालंपिक्स गेम से रिलेटेड। उनकी डेट अरेंज करना, वो कब होंगे वो डिसाइड करना, कहाँ पे होंगे वो डिसाइड करना, क्या ड्यूरेशन रखें, तो ये सारी चीज़ें। तो पैरालंपिक्स कोई अलग चीज़ नहीं है, उतना ही टफ है, उतना ही तगड़ा कंपटीशन भी होता है इसके अंदर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं लास्ट स्पेशल ओलंपिक्स की तरफ। तो स्पेशल ओलंपिक्स क्या है? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज। यहाँ पे मेन उन लोगों के साथ कंपटीशन, उन लोगों का कंपटीशन करवाया जाता है जिनकी कुछ ना कुछ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, यानी उनकी देखा है ना कि कई बार होता है उम्र में बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन उनका बिहेवियर जो होता है वो चाइल्डिश सा ही रह जाता है। तो जिनकी इंटेलेक्चुअलिटी में प्रॉब्लम आ जाती है तो उनके लिए एक स्पेशल ओलंपिक्स करवाए जाते हैं, जो कि बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो कि उनको हेल्प करेगा उनको बूस्टअप करने में। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है ओलंपिक सिंबल, आइडियल, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म।
तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं ओलंपिक सिंबल्स की। ओलंपिक सिंबल्स में पहली चीज आती है ओलंपिक मोटो। तो ओलंपिक का मोटो क्या है? सीटिस अल्टिस फोर्टिस। अब पता नहीं मैं इसको सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। तो ये ओलंपिक मोटो है। जितने भी गेम होते हैं अगर हम देखा जाए तो उसके अंदर यही तो कंपटीशन होता है, कौन कितना तेज है, कौन कितना ऊंचा जंप करेगा, कौन कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये हमारा ओलंपिक मोटो भी है। सेकंड इसके अंदर आता है ओलंपिक फ्लैग। तो हमारा जो ओलंपिक फ्लैग है उसके अंदर 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स है जो कि 5 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो ब्लू रिंग है वो रिप्रेजेंट करता है यूरोप को, जो ब्लैक रिंग है वो करता है अफ्रीका को, रेड करता है अमेरिका को, येलो एशिया और ग्रीन इज ओशियाना। तो ये 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ओलंपिक के ये 5 रिंग्स। नेक्स्ट आता है ओलंपिक फ्लेम। ओलंपिक फ्लेम क्या है? वो जो मशाल सी जो जलाई जाती है ओलंपिक गेम से पहले, असली में क्या होता है? ये एक फ्रेंडशिप का सिंबल है जिसको लेके ट्रैवल किया जाता है अलग अलग कंट्रीज में। असली में ये जलाई जाती है ओलंपिया में, जो कि ग्रीस में है, क्योंकि आइडिया ऑफ ओलंपिक्स वहीं से इवॉल्व हुआ है। तो वहाँ से जला के उसको कैरी किया जाता है होस्ट कंट्री तक जहाँ पे ओलंपिक होगा, और एक रिले कराई जाती है। और उस पूरे रूट के अंदर ये फ्लेम जो है वो जलती रहनी चाहिए, जो कि मोटिवेट करता है हर कंट्री के लोगों को जहाँ जहाँ से वो गुजरेगा। और ये फ्लेम चलती रहती है जब तक ओलंपिक गेम्स चलेंगे, और हर ओलंपिक गेम में हर बार फ्लेम जो होती है वो दूसरी बनाई जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं ओलंपिक ओथ पे। ओथ का मतलब है शपथ, यानी कोई भी ओलंपिक गेम्स होता है उससे पहले शपथ ली जाती है, जिसको लिखा है बैरंडी ने। और ये ओथ जो है होस्ट कंट्री का एक एथलीट लेता है जिसके एक हाथ में ओलंपिक का फ्लैग भी होगा। तो ये ओथ है क्या असली में? तो ये ओथ कुछ ऐसी है: इन द नेम ऑफ द कॉम्पिटिटर्स आई प्रॉमिस दैट वी शैल टेक पार्ट इन दीज ओलंपिक गेम्स रिस्पेक्टिंग एंड अबाइडिंग बाय द रूल्स दैट गवर्न देम इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप फॉर द ग्लोरी ऑफ स्पोर्ट्स एंड द ऑनर ऑफ द टीम। तो ये शपथ ली जाती है जिसको लिखा हमारे बैरंडी ने, जो कि बोलती है कि हम ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप से खेलेंगे, हम सारे रूल्स को मानेंगे, सबको रिस्पेक्ट करेंगे। ओलंपिक का आइडिया भी यही है एक्चुअली। तो अब बात करते हैं ओलंपिक आइडियल्स की। तो ओलंपिक आइडियल क्या है, क्या बात करता है ये? तो ये दो चीज़ों के बारे में बात करता है। फर्स्ट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग इन ओलंपिक इज नॉट टू विन बट टू टेक पार्ट इन ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट। तो पार्टिसिपेट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जीतने के बजाय। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह बोलता है कि अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज नॉट द ट्रम्प बट टू स्ट्रगल। ये थे हमारे ओलंपिक आइडियल्स। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव, वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म और बाकी के 2 टॉपिक्स। तो गो फॉर। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ ओलंपिक्स के साथ, तो एक बात बताओ, हमें सोचना है कि ओलंपिक्स क्यों आया था, किस उद्देश्य से आया था। तो ओलंपिक आने का जो रीज़न था वो फर्स्ट था टू जनरेट सेंस ऑफ लॉयलिटी, ब्रदरहुड एंड टीम स्पिरिट अमंग द पार्टिसिपेंट्स। तो ये अलग अलग कंट्रीज से जो लोग आ रहे थे उनके अंदर एक सेंस ऑफ लॉयलिटी क्रिएट करता है, उनके अंदर ब्रदरहुड जगाता है, और वो टीम स्पिरिट में यानी टीम के अंदर रह के कैसे काम करना है वो उनको सिखाता था। तो ओलंपिक का मोटिव एक ये भी था। सेकंड जो है वो था टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी टू द वैल्यू ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब एक बात सोचो, ओलंपिक्स जो स्पोर्टिंग इवेंट है, सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है, वो ऑब्वियसली फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट तो करेगा ही। तो ये पूरे वर्ल्ड का ध्यान वैल्यू ऑफ फिजिकल एजुकेशन की तरफ डालता है। थर्ड है टू ब्रिंग अटेंशन टूवर्ड द कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। ओलंपिक्स के अंदर बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं और उनके अंदर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि ध्यान केंद्रित करने में हेल्प करता है पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जाता है टुवर्ड्स
कहाँ, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की जो खेल सकते हैं। अब जितना ज़्यादा वो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे उतना ज़्यादा फिजिकल फिट करेंगे, खुद को फिजिकली फिट होंगे, उनसे इंस्पायर होकर लोग और भी होंगे। तो ये भी एक रीज़न था ओलंपिक। ओलंपिक का एक ऑब्जेक्टिव है जो कि वो करता है, टू डेवलप अ स्पिरिट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड गुडविल। अब ओलंपिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे कंट्री के लोग आपस में आके मिलते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को एक दूसरे को समझने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर कोई दूसरी कंट्री का इंसान आएगा, तो जैसे हमारा फेवरेट एथलीट होगा, कोई मान लो उसेन बोल्ट हो गया। अगर मैं उसेन बोल्ट को बहुत पसंद करता हूँ तो मैं देखूंगा उसके बारे में, उसकी कंट्री के बारे में भी देखा कि ये कहाँ से आया, जमाइका से आया, तो मैंने जमाइका के बारे में भी जानने की कोशिश करी। तो क्या हुआ, हमने उसके बारे में जाना, उसके कल्चर के बारे में जाना वहाँ के। तो ये क्या करता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है कंट्रीज के बीच में, और गुडविल क्रिएट करने में भी हेल्प करता है। और लास्ट जो था ओलंपिक ऑब्जेक्टिव जो है, वो है टू रिमूव द बैरियर ऑफ क्रीड एंड कास्ट क्रीड रिलीजन एंड कलर। यानी ओलंपिक्स, याद करो एक चैप्टर हुआ करता था तुम्हारी इंग्लिश के बुक में भी, जो जिन जहाँ पे एथलीट्स खड़े हुए थे मेडल सेरेमनी के टाइम पे और विदाउट शूज़ खड़े हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया एक तरीके से। तो वैसे ही सेम ऑब्जेक्ट ओलंपिक जो है वो कभी भी प्रमोट नहीं करता किसी भी कास्ट सिस्टम को, क्रीड को, किसी भी रिलीजन को या किसी भी कलर को। वो किसी टाइप का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन को हैंडल नहीं करता। वो बोलता है गेम जो होगा बिल्कुल प्योर होगा, कोई भी बायसनेस नहीं देखी जाएगी, चाहे वो होस्ट कंट्री हो या कोई और कंट्री हो। ठीक है, तो इन सब को चीज़ों को इकट्ठा करके ये पूरा ओलंपिक ओलंपिक ऑब्जेक्टिव बनता है। तो ओलंपिक ऑब्जेक्टिव जो बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज करता है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है, इम्फेसाइज करता है इसी पे, टू रिमूव द बैरियर्स ऑफ कास्ट क्रीड रिलीजन कलर। क्योंकि हर जगह किसी ना किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होता ही है। जैसे यूएस के अंदर कलर डिस्क्रिमिनेशन, हमारे अंदर रिलीजन का और कास्ट का भी। ठीक है, तो ओलंपिक्स हेल्प करता है इन सबको हटाने में, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज कि वो हमारी कंट्री का नाम कर रहा है। ठीक है, जैसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई दलित भी अगर जाके हमारा नाम करेगा, हमारी कंट्री का नाम करेगा, क्यों? क्योंकि वो डिजर्व करता है उस पोजीशन पे, उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म पे। ओलंपिक्स हमें क्या वैल्यू सिखाता है? तो वो सबसे पहले सिखाता है हमें फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप बिटवीन दी नेशंस अलग अलग। फिर सिखाता है हमें सॉलिडिटी, जो कि होता है एकजुटता। ठीक है, नेक्स्ट है फेयर प्ले। फेयर प्ले का मतलब कि कोई बायसनेस नहीं होगी, किसी टाइप की कोई चीटिंग नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम ड्रग्स, यानी किसी को भी कोई भी अनफेयर एडवांटेज नहीं दिया जाएगा कि भाई तुमने कोई ड्रग लेके तुम बहुत ज़्यादा सुप्रीम हो गए, उस पोजीशन पे पहुंच गए और तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हमारा ओलंपिज्म जो है वो इसको बहुत ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश करता है। कैसे करता है? एक एंटी डोपिंग एसोसिएशन है जो कि नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन, वाडा जिसे बोला जाता है, जो कि काम ही यही करती है कि एथलीट्स को चेक करना कि वो किसी ना किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में ना हो खेलते टाइम। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी टाइप का, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो कलर हो, किसी भी टाइप का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ओलंपिक्स के अंदर नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अगर मुझे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को समझाना हो तो मैं बोलूँगा ये पिताजी हैं किसके? ओलंपिक्स के। पूछो क्यों? क्योंकि ये सारा कुछ, जैसे और एक फादर होता है अपने बच्चे को बताता है कि हाँ भाई ये होगा, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। ठीक है, ये रूल्स है तुम्हारे घर में, ऐसे रहना है, वो ये नहीं करना। तो ऐसे ही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो भी सेम काम करती है ओलंपिक्स के अंदर। तो जानते हैं थोड़ा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में। तो इसके बारे में सबसे पहली बात कि ये फॉर्म हुआ था जून 1894 में, कहाँ पे? पेरिस के अंदर। ठीक है, सेकंड, इट इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ ओलंपिक मूवमेंट, यानी ओलंपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होगी
सबसे बड़ी सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास है? वो है हमारे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पास। नेक्स्ट है, इट ऑर्गेनाइज समर एंड विंटर ओलंपिक गेम्स। तो समर विंटर ओलंपिक गेम्स और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ होती है, सारा का सारा काम हैंडल कौन करेगा? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आगे बढ़ते हैं इसके मेन फंक्शंस की तरफ। और क्या काम है इसके? तो ये डिसाइड करती है डेट प्लेस जहाँ पे हमारा नेक्स्ट ओलंपिक होगा। जैसे अभी टोक्यो में होने वाला है ओलंपिक्स, तो वो डिसाइड किसने किया होगा? वो डिसाइड किया हमारी इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन कमेटी ने। इसका प्यार से हम क्या बोलते हैं? IOC। ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर्मुलेट्स एंड अपडेट रूल्स एंड रेगुलेशन। यहाँ पे याद रखो, फॉर्मुलेट्स यानी ये बनाएगी भी और अपडेट भी करेगी उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को जो कि अलग अलग गेम्स और इवेंट्स में अप्लाई होंगे। तो रूल बनाती भी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और जो रूल एग्जिस्टिंग है उसके अंदर चेंजेस भी लेके आती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। नेक्स्ट आता है, प्रमोट एथिक्स इन स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन ऑफ यूथ थ्रू स्पोर्ट्स। यानी हमारे जो यूथ है उनको स्पोर्ट्स के थ्रू एजुकेशन देना, स्पोर्ट्स के बारे में, और उनके एथिक्स सिखाना। एथिक्स का मतलब क्या होता है? मोरल सिखाना, उनके कायदे सिखाना। ठीक है। जैसे अब आगे आता है, प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ ओलंपिक मूवमेंट। यानी ओलंपिक मूवमेंट को प्रोटेक्ट करना, उसको इंडिपेंडेंट रखना, किसी भी चीज़ के इन्फ्लुएंस में ना आने देना उसको। तो ये काम है हमारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। तो ये कौन है? ये पिताजी है भाई ओलंपिक्स के, जो कि उसे बताते हैं भाई कि किस दिन तुम किस जगह जाओगे, कहाँ पे होगा, तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे, उनको बनाना। अगर कोई एग्जिस्टिंग उसमें कोई घपलेबाजी कर रहा है तो उसके अंदर चेंज कर देना। तो ये सारे काम है हमारे IOC। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में बोलूँ तो ये एक मिनिएचर वर्जन होगा। ठीक है। तो मैं इसको बोल देता हूँ ये छोटे पिता दी है। ठीक है। तो छोटे पिता क्या होता है भाई पता नहीं, लेकिन है भाई, ये एक मिनिएचर वर्जन है किसका? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। तो ये क्या करता है भाई, ये जो है सबसे पहले इस्टेब्लिश हुई थी 1927 के अंदर, और जिन्होंने इस्टेब्लिश किया उनका नाम था सर जमशेदजी टाटा। तो मैं तो वही टाटा इंडस्ट्री का वैसे ही ऑलरेडी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और यहाँ पे भी जो देखा हमने, जो आज भी रतन टाटा जिन्होंने इतना सारा डोनेट किया हमारी कंट्री के लिए, ठीक है, तो शुरुआत से ही ऐसा रहा है, पहले से नहीं। तो सर जमशेदजी टाटा जो थे उन्होंने फॉर्मुलेट करने में हेल्प किया था क्या? IOA। नेक्स्ट है, इट इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट इन द नेशन। यानी हमारी कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास है ओलंपिक मूवमेंट को लेके, यानी ओलंपिक गेम्स को लेके? तो वो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पास। अगर मैं बात करूँ इसके कामों की, इसके काम क्या क्या है, फंक्शंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों फॉर्म किया है इसको, तो क्या है, टू डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ ओलंपिक मूवमेंट। यानी कैसे प्रमोट करे ओलंपिक मूवमेंट को, क्या करे, तो वो काम है किसका? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। सेकंड है एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। अब देखो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या करती थी, उसके अंदर हमने देखा था कि वो रूल्स को फॉर्मुलेट भी कर सकती है, बना भी सकती है, और उसके अंदर अपडेट भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पे उनके पास ये राइट नहीं है, यहाँ पे केवल एनफोर्समेंट का राइट है, यानी जो ऑलरेडी रूल्स है ना उसको एप्लीकेबल करवाएगी ये। ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको बोला कि ये छोटे पापा, मिनिएचर वर्जन। आगे है, फुल चार्ज एंड कंट्रोल ऑफ ऑल द मैटर रिलेटेड टू ओलंपिक्स। यानी ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी मैटर्स है, सारा का सारा कंट्रोल है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पास। नेक्स्ट आता है एनफोर्समेंट ऑफ फिजिकल, मोरल एंड कल्चरल एजुकेशन ऑफ यूथ। तो एजुकेट करने का काम भी करेंगे थ्रो स्पोर्ट्स। कौन? इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। लास्ट आता है रिकग्नाइजिंग स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन एंड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। हर गेम की एक अलग से नेशन की फेडरेशन बनाई जाती है, और उसके अंदर कई सारी एसोसिएशंस काम करती है स्टेट की, जो कि कायदे से गेम को चलाएंगे उस स्टेट के अंदर। तो उनको रिकग्नाइजेशन, यानी उसको रिकग्नाइज कौन करेगा, तो उसके रिकग्नाइजेशन का काम है हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। तो ये था पूरा चैप्टर।